नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है जोड़ों में दर्द यानी जॉइंट पेन। अब देखिए, जोड़ों में दर्द बहुत अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, जैसे सिर्फ उम्र के हिसाब से भी ये हो सकता है, यानी जोड़ों में डिजनरेशन है तो उसके कारण भी ये दर्द हो सकता है। इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर अगर किसी को कोई चोट लगी है और चोट के कारण कोई लिगामेंटल इंजुरी है और उसके कारण अगर आपको दर्द रहता है तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर जो गाउट ये बीमारी है तो उसमें भी जोड़ों में दर्द रह सकता है, या फिर दूसरे किसी बीमारी के कारण जैसे सोरियाटिक अर्थराइटिस है तो इसमें भी इस बीमारी के कारण ये जो है जॉइंट पेन ये देखने के लिए मिलता है। आयुर्वेद में भी जोड़ों के दर्द के बारे में बहुत अलग अलग प्रकार बताए हैं। उन्होंने वात व्याधि का वर्णन किया है और इसमें भी फिर संधिगत वात है, या फिर आम वात है, वात रक्त या क्रोष्टुक शीर्ष, इस तरह के अलग अलग प्रकार उन्होंने बताए हैं। इसमें से आज हम संधिवात या संधिगत वात इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। तो इसके कारण क्या क्या है, इसके लक्षण यानी सिम्टम्स क्या दिखाई देते हैं, इसकी आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा क्या है, आप इसमें घर में रह के घरेलू चिकित्सा आप इसमें क्या ले सकते हैं, और ये घरेलू चिकित्सा भी आपको बहुत मदद दिला सकती है। साथ ही आप खान पान में, आपकी शारीरिक क्रियाओं में आप क्या कर सकते हैं ताकि आपकी तकलीफ कम रहे, आप क्या क्या सावधानी लेना आपने ज़रूरी है। तो इन सब के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी क्या। तो ये जो बीमारी है वो आमतौर पर जो बड़े जॉइंट है उसमें दिखाई देती है, जैसे नी जॉइंट है यानी हमारे घुटने हैं, या फिर हिप जॉइंट है, यहाँ पे ये चेंजेस दिखाई देते हैं। अब नी जॉइंट यानी घुटने क्यों, तो ये बॉडी का वेट बेयरिंग जॉइंट है, यानी जो शरीर का पूरा वजन है वो घुटनों के ऊपर रहता है। तो इसमें डिजनरेटिव चेंजेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर आप घुटनों की एनाटॉमी देखते हैं तो देखिए, इस तरह से हड्डियाँ ये बन के ये जॉइंट तैयार होता है, और जब ये एकदम से स्वस्थ है यानी एकदम जो यंग एज है या फिर कम है उम्र, तो इस समय क्या होता है कि इसके बीच में कार्टिलेज रहता है और इसके साथ ही साइनोवियल फ्लूइड भी रहता है। तो इसकी एक्टिविटी जो है ये आराम से होती रहती है, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सब काम जो है वो आराम से होते रहता है। लेकिन जब उम्र के हिसाब से इसमें जो फ्लूइड है वो कम होता है, या फिर जो कार्टिलेज है उसमें डिजनरेशन होता है, तो ये हड्डियाँ जो है वो आपस में घिसने लगती है, इनका फ्रिक्शन होता है। और फिर चलते फिरते समय या फिर सीढ़ियाँ अगर आप चढ़ उतार कर रहे हैं तो उस समय भी ये जो पेन है वो ज़्यादा आपको महसूस होता है। और फिर अगर कभी ज़्यादा चलना फिरना हुआ तो स्वेलिंग भी आ सकती है, और इससे ही ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं, उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। आयुर्वेद में जो संधिवात या संधिगत वात बताया है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस संधिगत वात का मतलब क्या है। तो इसी शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, संधिगत वात। संधि यानी जोड़, जॉइंट, संधिगत वात यानी जो जोड़ है या जो जॉइंट है उसमें वायु का, वात दोष का बढ़ना। अब देखिए, हमने इसके पहले भी देखा है, हर व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष रहते हैं, लेकिन जब इनकी समस्थिति यानी इनका बैलेंस बना रहता है तब जो व्यक्ति है वो निरोगी रहता है। और जो वात दोष है उसका जो प्राकृत कार्य बताया है, यानी उसका जो नॉर्मल फंक्शन है वो है गति, क्रिया। तो फिर चाहे वो हमारा चलना फिरना है, बात करना है, जो जॉइंट की जो मूवमेंट है वो सब इस वात के कारण है। यहाँ तक कि अंदर होने वाली गति, जो अन्न की गति है या फिर रक्त की शरीर में गति है, मलमूत्र की गति है, तो ये सभी क्रियाएं जो है वो प्राकृत वात के कारण होती है। लेकिन जब भी ये वात दोष विकृत होता है, बढ़ता है, तो शरीर में बीमारी हो सकती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि इस वात के बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकता है। शरीर में वायु के यानी वातदोष के बढ़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो इसमें उम्र के अनुसार भी
जो अलग अलग है, जैसे बाल्यावस्था है या युवावस्था है या वृद्धावस्था है, इसमें भी दोषों का जो डोमिनेंस है वो अलग अलग रहता है। जैसे बाल्यावस्था में ये कफ प्रधान काल है, जो युवावस्था यानी यंग एज है इसमें शरीर में पित्त का डोमिनेंस है, और जो वृद्धावस्था है इसमें निसर्गतः शरीर में जो वात दोष है वो ज़्यादा रहता है। और इसीलिए जो संधिगत वात या संधिवात है ये आमतौर पर इसी उम्र में हमें दिखाई देता है। आयुर्वेद में वात दोष के गुण बताए हैं, तो इसमें बताया गया है तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म शल अनिलः, यानी जो वात का इसके जो गुण है उसमें रुक्षता है यानी रुखापन है, रुक्ष लघु यानी ये हल्का है, इसका शीत गुण है यानी ठंडापन इसमें है। तो इस तरह से गुण जो है ये वात के बताए गए हैं। और अगर आपका जो खान पान है वो इन गुणों को बढ़ाने वाला है, जैसे आपके खाने में बहुत रूखी सूखी चीज़ें रहती है, उसमें स्निग्धता की कमी है। अब देखिए आजकल तो घी और तेल भी बंद करने के लिए बताया जाता है, इसलिए काफ़ी लोग ज़ीरो ऑयल या फिर ऑयल फ्री खाना पसंद करते हैं। तो इससे भी शरीर में ये जो रुखापन है वो बढ़ने लगता है और इससे ही वात दोष भी बढ़ता है, और ये भी एक कारण संधिवात का हो सकता है। अगर आपके खाने पीने में ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो या फिर आप जितनी ज़रूरत है उससे बहुत कम खाना खाते हो या उपवास बहुत ज़्यादा करते हो, तो ये सब भी वात को बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही वात को बढ़ाने वाले स्वाद यानी जैसे तीखा, कड़वा, कसेला, ये स्वाद अगर सभी आपको पसंद है और आप ज़्यादा से ज़्यादा यही खाते हैं तो ये भी वात को बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से खान पान में भी जो वात को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं या उसके गुणों को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो भी संधिवात में कारण हो सकती है। हमारे मानसिक भाव भी वात को बढ़ा सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, चिंता, ये सभी जो है अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर किसी बात का बहुत डर लगता है या फिर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, तो ये जितने भी मानस भाव है या फिर जो मन के विकार है ये सभी वात को बढ़ाने वाले हैं। अगर किसी का रात को सोने का सही समय नहीं है या फिर बहुत देर से वो सोते हैं तो ये भी शरीर में वात और पित्त इन दोनों दोषों को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कभी जोड़ों में चोट लगी है, इसे ठीक होने में समय लगा है और ठीक होते समय अगर आप वायु को बढ़ाने वाली चीज़ें अगर आपके खाने में ज़्यादा रखते हैं तो इससे भी ये जो वात दोष है ये प्रकोपित होता है और इसके कारण ही फिर ये जो जोड़ों का दर्द या तकलीफ़ें बाद में भी हो सकती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है यानी ओबेसिटी है तो इसका असर भी घुटनों पे हो सकता है, यानी घुटने जो है वो वेट बेयरिंग जॉइंट है, तो वज़न अगर किसी का ज़्यादा है तो सीधा असर जो है इसका घुटने पे होगा और फिर घुटनों में जो डिजनरेशन है वो भी जल्दी होगा और इसी के कारण जो है बाद में तकलीफ़ें भी हो सकती है, दर्द रह सकता है, यहाँ तक कि सूजन भी रह सकती है। बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम भी वात प्रकोप का कारण हो सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अगर उनका वज़न भी ज़्यादा है तो खास करके जोड़ों पर असर हो सकता है और इसमें भी डिजनरेशन होके ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण उनको दिखाई दे सकते हैं। अगर किसी का पोस्चर ठीक नहीं है, जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में हो या फिर चलते समय अगर पोस्चर ठीक नहीं हो और वो एक पैर पे ज़्यादा उनका वेट रख के अगर वो चलते हैं तो इसका असर भी घुटनों पे हो सकता है। इससे डिजनरेशन और यहाँ तक कि बाद में इससे संबंधित जो तकलीफ़ें हैं वो भी हो सकती है। अगर किसी की एकदम ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल है यानी सब काम बैठे बैठे है, कोई भी शारीरिक व्यायाम नहीं है, तो ये भी संधिवात का कारण हो सकता है। क्योंकि देखिए कि जो हमारे जोड़ है उसको भी एक तरह की प्रॉपर मूवमेंट की ज़रूरत है ताकि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। वहाँ की जो लिगामेंट्स है, मसल्स है, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए भी ये जो मूवमेंट्स है वो ज़रूरी है। तो इस तरह से सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी इसमें एक कारण हो सकता है।
अगर आपके खाने में पोषक तत्वों का अभाव है या फिर खाना तो सब अच्छा है, न्यूट्रिशियस है, लेकिन उसका अगर पचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो ये जो आहार रस बनेगा और फिर उसके बाद जो रस धातु, रक्त धातु और फिर धीरे धीरे जो अस्थि धातु है वो जो बनेगा वो ठीक तरह से तैयार नहीं होगा, और इससे भी जो हड्डियाँ है या जो जॉइंट्स है उसमें कमज़ोरी आएगी, और इसी को जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो भी कहा जाता है, और इसके कारण जोड़ों से संबंधित काफ़ी सारी बीमारियां हो सकती है। तो इस तरह से हमने अभी तक जितने भी कारण देखे, इन सभी के वजह से शरीर में वात प्रकोप हो सकता है, या फिर जो संधिगत वात है उसके लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में इस संधिगत वात के लक्षण भी बहुत विस्तार से बताए हैं। तो इसमें चरक ऋषि कहते हैं कि अगर ये वात प्रकोपित होकर संधियों में अगर ये आश्रय करता है, तो उस जोड़ों में ऐसे लगता है कि वहाँ पे वात भर गया है, और आकुंचन प्रसरण यानी जो वहाँ के जो नी जॉइंट है उसके फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये जो मूवमेंट है इसमें आपको दर्द हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। अब देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की ट्रीटमेंट क्या है। तो जब भी किसी को जॉइंट में दर्द होता है, पेन रहता है, तो उन्हें सबसे पहले लगता है कि कोई पेन किलर दवाई लेके इसको दबा दिया जाए या इसको कम किया जाए, क्योंकि उनसे वो सहन नहीं हो रहा होता। तो जब भी इस तरह की दवाई दी जाती है तो वो उस दर्द को, उस पेन को सप्रेस करती है, लेकिन कब तक? जब तक दवाइयों का इफ़ेक्ट है। लेकिन अगर आप ये दवाई लेते हैं और उस समय तक अगर आपका ये दर्द कम रहता है, देखिए नेचुरल इसमें जब भी शरीर में कहीं दर्द रहता है तो बॉडी की नेचुरल जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो काम करती है। बॉडी को पता है कि कौन सी मूवमेंट नहीं करनी है, किस मूवमेंट से शरीर को तकलीफ हो सकती है। लेकिन जब भी आप पेन किलर लेते हो तो ये हमें पता नहीं चलता, और इस समय अगर ऐसी कुछ मूवमेंट हुई जो शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो आपकी ये तकलीफ भी आगे जाके बढ़ सकती है। तो अगर आप इस समय पे पेन किलर ना लो तो ज़्यादा बेटर है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद में जो संधिगत वात है इसकी चिकित्सा क्या बताई है। तो आयुर्वेद में हर एक बीमारी का सबसे पहला चिकित्सा सूत्र रहता है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जन, यानी जो भी जिस बीमारी का कारण है सबसे पहले उसे ठीक करना है। अब ये जो संधिगत वात है यानी संधियों में ये वात दोष का प्रकोप है, ये वात प्रकोप किन कारणों की वजह से हुआ है तो उस कारण को दूर करना है। फिर आपके खान पान में या आपकी शारीरिक क्रियाएं में ऐसी क्या चीज़ है जिससे ये वात दोष बढ़ा है, ये जानकर सबसे पहले उस बात को दूर करना सबसे पहली चिकित्सा है। अब देखते हैं कि इस बढ़े हुए वातदोष को कम करने के लिए आपका खाना कैसे होना चाहिए। तो इस खाने में स्निग्धता होनी चाहिए, इसीलिए खाने में जो घी है यानी शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो ज़रूर आप रखिए। तेल भी आप इसमें ले सकते हैं, जैसे तिल का तेल है या फिर जो मूंगफली का तेल है उसका भी आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो तेल या घी है ये आपने खाने में ऊपर से लेना है, जैसे अगर घी लेना हो तो आप दाल में डाल के ले सकते हैं या फिर रोटी पे लगा के भी इसका सेवन कर सकते हैं। यहाँ तक कि रात को थोड़े से गर्म पानी में या फिर सुबह भी आप रात को या सुबह किसी भी समय आप जैसे गर्म पानी में 2 चम्मच तिल का तेल या फिर नारियल का तेल या गाय का घी भी डाल के आप इससे इस पानी को भी ले सकते हैं। इससे आपका ये जो शरीर में वात प्रकोप हुआ है, वात दोष ज़्यादा बढ़ा है, इसका शमन होगा। साथ ही अगर आपको पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है तो वो साफ होने में भी आपको मदद मिलेगी, शरीर में स्निग्धता आएगी, वात दोष की जो प्राकृत गति है वो आपको दिखाई देगी और इस तरह से जोड़ों के दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। इसके साथ ही ये जो घी है या तेल है ये आपका कोलेस्ट्रॉल या मोटापा नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ आपने इसे ऊपर से लेना है यानी कच्चा लेना है। खाना जो है वो फ्रेश बना हुआ और गरम ले। अब देखिए ये वात का जो शीत गुण है यानी ये जो ठंडा स्वभाव है इसको कम करने के लिए भी ये जो गरम खाना है ये आपको मदद करेगा। इसके साथ ही उपवास ना करें, आप जितना खाना आसानी से पचा सके, जितनी आपकी पचन क्षमता है उसके अनुसार आप खाने का सेवन करें।
आपके खाने में मीठे, खट्टे और खारे स्वाद वाली चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये 3 स्वाद जो है वो वात का शमन करती है। और मीठा कौन सा? जो आप घर पे बनाते हैं, जो आप पारंपरिक विधि से घर पे बनाए जाने वाला जो स्वीट है वो आप ले सकते हैं। जैसे छोटा सा लड्डू है या फिर हलवा है या कोई भी चीज़ जो मीठी है, जैसे गुड़ है या खजूर है, या फिर आपने जैसे कोई चिक्की बना के रखी तो वो भी आप खाने में ले सकते हैं। जो खट्टी चीज़ें हैं तो इसमें अचार है, बिल्कुल थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। मीठा भी आपने थोड़ा लेना है, इसे बैलेंस करना है। और मीठा भी खाने के शुरुआत में आपने लेना है। इस पर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो खट्टा रस यानी जो अचार है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है। आप इसमें अलग अलग वैरायटी रख सकते हैं, जैसे फिर नीम का अचार है या आंवले का अचार है या फिर जैसे हल्दी है उसका अचार है, तो वो आप ले सकते हैं। इसमें जो खारा रस है वो भी है, और ये जो मीठा, खट्टा और खारा ये तीनों स्वाद है वो आपके शरीर में जो वात दोष बढ़ा हुआ है उसको कम करने में ये मदद करेंगे। पूरे शरीर पर तेल लगाना यानी अभ्यंग भी उत्कृष्ट वात शमन करता है। अगर आपको पूरे शरीर में तेल लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप जहाँ पे आपको दर्द है आप वहाँ पे भी तेल लगा सकते हैं। इसमें अलग अलग मेडिकेटेड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, बला तेल या फिर सहचर तेल, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन इन तेलों की थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा रहती है। अगर आपको ये लाना पॉसिबल नहीं है तो सादा जो तिल का तेल है वो आप घानी से निकाला हुआ जो भी तिल का तेल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी क्वांटिटी में लेना है और जहाँ जहाँ पे आपको दर्द है उन जोड़ों में, पैरों में आपने इस तेल को लगाना है। ये भी वात शमन करने में और आपका जो दर्द है उसको कम करने में आपको मदद कर सकता है। जानुबस्ती भी जो संधिगत वात है उसकी ट्रीटमेंट में ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा है। और ख़ास बात ये है कि इसे आप घर पे कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसीजर आप घर पे कर सके तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अगर आपको जानुबस्ती करना अगर पॉसिबल नहीं है तो इसमें जो ड्रेसिंग करने की जो पट्टी आती है यानी जो गॉस पीस है उसकी छोटी छोटी पट्टी बना के उसको तेल में भिगो के फिर उसको आप घुटनों पे रख सकते हैं और ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। सिर्फ ये जो जानुबस्ती है ये आपने थोड़ा सा लंबे समय के लिए करना है, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप ये करते हैं तो इसके रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेंगे। दशमूल ये भी वात का शमन करने में एक बहुत अच्छी औषधि है। दशमूल का काढ़ा आप घर पे बना सकते हैं। इसका जो भरड़ है वो आपको आसानी से मिल जाता है और इसको लाके आप उसका काढ़ा फ्रेश आप घर में रोज़ बना के इसका सेवन भी कर सकते हैं। इससे भी ये जो संधिगत वात में वात शमन होके दर्द कम करने में इसकी आपको मदद मिल सकती है। इसको घर पे कैसे बनाना है इस पर भी एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। आयुर्वेद में संधिगत वात के लिए बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा दी जाती है। औषधियों में भी अलग अलग औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे गुग्गुल कल्प है या फिर वात को शमन करने वाली बहुत सारी औषधियाँ हैं। लेकिन सबके लिए कोई एक ही औषधि काम नहीं कर सकती। आपके प्रकृति के अनुसार, दोषों के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार, शरीर में दोषों की स्थिति के अनुसार चिकित्सा अलग अलग हो सकती है। तो आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से आप इन जो औषधियाँ इसका सेवन आप कर सकते हैं। वात को कम करने के लिए आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती चिकित्सा एक श्रेष्ठ चिकित्सा है। अगर आपका किसी भी दवाई से ये दर्द कम नहीं हो रहा है और बहुत लंबे समय से अगर आपको तकलीफ है तो बस्ती चिकित्सा आपके लिए एक उत्कृष्ट चिकित्सा है। इसमें भी जैसे एनिमा जैसी प्रोसीजर है, इसमें आयुर्वेदिक औषधियों से सिद्ध तेल या काढ़े इनको शरीर में गुदद्वार के द्वारा अंदर इसको डाला जाता है। तो इसमें अनुवासन बस्ती है या निरूह बस्ती है, इन बस्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सबसे अच्छा जो ऋतु है वो है वर्षा ऋतु, क्योंकि वर्षा ऋतु में निसर्गतः शरीर में वात दोष बढ़ता है। लेकिन अगर शरीर में वैसे ही वात बहुत ज़्यादा है, आपको तकलीफ ज़्यादा है, तो किसी भी ऋतु में आप ये बस्ती चिकित्सा करवा सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने संधिवात या संधिगत वात इस बीमारी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। तो इसमें हमने आपको जो घरेलू चिकित्सा या जो आसानी से आप जो उपाय कर
सकते हैं या कारणों को आप किन किन कारणों को दूर कर सकते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको बताया है। तो इस पे आप ज़रूर सोचिए और अमल भी कीजिए और आपके अनुभव भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।